जहां दिवाली, ईद और क्रिसमस ये सब त्योहार सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं बल्कि लगभग सभी लोग पूरे जोश से मनाते हैं, है ना? एकदम कलरफुल सीन। हाँ बिल्कुल। क्या यही इंडिया के सेक्युलरिज्म का राज है या फिर इसमें और भी कुछ है? थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की गहराई में उतरेंगे, है ना? एब्सोल्युटली। देखिए, इंडियन सेक्युलरिज्म बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि ये वेस्ट में जो दिखता है उसका कोई कार्बन कॉपी नहीं है। ये इंडिया की जो यूनिक हिस्ट्री है और जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है उससे जुड़ा हुआ है। ये स्टेट और रिलीजन के बीच वो जो स्ट्रिक्ट वॉल होती है ना, उससे थोड़ा अलग है मतलब। हाँ, कुछ अलग ही है। राइट। तो आज के इस सेशन के लिए हमारा लर्निंग मैप ये रहा। हम लोग 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूपीएससी एग्जाम्स में आ चुके हैं, सभी सेक्युलरिज्म के बारे में हम देखेंगे। ओके। 1, पहला, क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म ये इंडियन स्टाइल सेक्युलरिज्म के की एलिमेंट्स है? ये 2022 का सवाल है, ठीक है? ठीक है। दूसरा, सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ये 2019 से। तीसरा, फिर इंडियन सेक्युलरिज्म असल में वेस्टर्न मॉडल से डिफरेंट कैसे हैं? ये 2018 का क्वेश्चन। राइट। चौथा और आखिर में, इंडिया में सेक्युलरिज्म पर जो डिबेट्स होती हैं वो वेस्ट की डिबेट्स से कैसे अलग हैं? ये 2014 से। रेडी है? बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। चलो पहला सवाल देखते हैं, 2022 वाला क्वेश्चन। Are tolerance, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer. UPSC CSE 2022 broad micro theme secularism. Okay. तो पहला सवाल, क्या ये तीन कॉन्सेप्ट्स टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म सच में इंडियन सेक्युलरिज्म की नींव हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? हाँ, ये स्टार्ट करने के लिए बढ़िया पॉइंट है। देखिए, इंडियन सेक्युलरिज्म का जो कोर आइडिया है वो है सभी धर्मों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट, बेसिकली सर्वधर्म समभाव। ये वेस्टर्न आइडिया से काफी अलग है, जहां आमतौर पर स्टेट और रिलीजन के बीच एक क्लियर सेपरेशन, एक वॉल जैसी इमेजिन की जाती है। इक्वल रिस्पेक्ट मतलब टोटल सेपरेशन नहीं, समझ गया। और मुझे याद है एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसे डिफाइन किया था एज रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म कितने इंपॉर्टेंट है? फिर क्रूशियल है। आप कह सकते हैं कि इन्हीं की वजह से इंडिया जैसी सुपर डाइवर्स मल्टी रिलीजियस सोसाइटी एक सेक्युलर स्टेट की तरह फंक्शन कर पाती है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। टॉलरेंस से शुरू करते हैं। 1. टॉलरेंस, सहिष्णुता। तो टॉलरेंस है क्या? बेसिकली इसका मतलब है अलग अलग आइडियाज, बिलीव्स, कस्टम्स, यहां तक कि लाइफस्टाइल्स को भी शांति से एक साथ एग्जिस्ट करने देना। जैसे एक शेड रूम में सबके अलग अलग टेस्ट के लिए जगह बनाना। और ये इंडियन सेक्युलरिज्म के लिए इतना फाउंडेशनल क्यों है? सिर्फ डिफरेंस को अलाउ करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि टॉलरेंस के बिना डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, रिचनेस नहीं। टॉलरेंस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए, जहां डिफरेंस को खतरा ना समझा जाए। अब सोचिए पुराने प्रिंसिपल्स जैसे सर्वधर्म समभाव या वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये महाउपनिषद से हैं। ये आइडियाज एक्सेप्टेंस को प्रमोट करते हैं, बहुत पुराने हैं। गुड पॉइंट। इंडिया खुद बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म जैसे फेथ्स का बर्थ प्लेस है और दुनिया के लगभग हर मेजर रिलीजन का घर भी है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो आर्टिकल्स 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करते हैं और स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये टॉलरेंस इन एक्शन है, राइट? एग्जैक्टली, ये सिस्टम में ही बिल्ट इन है। अच्छा, अब सुनने वालों के लिए कुछ सवाल। 1, अगर सोसाइटी में टॉलरेंस कम हो जाए तो क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सोचिए जरा, थिंक। 2, क्या हाल ही में देखा गया टॉलरेंस का कोई छोटा एवरीडे एग्जाम्पल याद आता है, जैसे अलग अलग त्योहारों के दौरान पब्लिक स्पेसेस शेयर करना? थिंक। 3, क्या टॉलरेंस काफी है एक सच में हार्मोनियस सोसाइटी के लिए, या हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है? थिंक। इन शॉर्ट, हाँ। टॉलरेंस का मतलब है दूसरों के डिफरेंट होने के अधिकार का सम्मान करना, और ये इंडियन सेक्युलरिज्म का एक नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन है जो इतिहास और कानून दोनों में दिखता है। सही। 2. प्लूरलिज्म, बहुलवाद। ओके, अगला है प्लूरलिज्म। ये टॉलरेंस से अलग कैसे है? ये एक स्टेप आगे है। टॉलरेंस है जैसे कहना ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो। प्लूरलिज्म है कहना ये अच्छा है कि तुम यहाँ हो, तुम्हारा डिफरेंस वैल्यू ऐड करता है। अच्छा। प्लूरलिज्म सिर्फ डाइवर्सिटी को बर्दाश्त नहीं करता, वो उसे एक्टिवली सेलिब्रेट करता है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स और कल्चर्स को कॉम्प्लीमेंट्री मानता है, जिससे पूरी सोसाइटी और रिचर बनती है। अच्छा, तो डिफरेंस को वैल्यू करना, सिर्फ सहना नहीं, ये इंडिया में कैसे दिखता है? सोचिए कैसे अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटीज को एग्जिस्ट करती हैं और अक्सर एक दूसरे को एम्ब्रेस भी करती हैं। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सिर्फ टॉलरेट नहीं किए जाते, इनमें अक्सर इंटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होता है। हाँ, ये तो है। लोग डाइवर्स क्विजीन्स, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म्स एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो धर्म बाहर से आए जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो सिर्फ सर्वाइव नहीं किए, वो इंडियन कल्चरल लैंडस्केप का इंटीग्रल हिस्सा बन गए हैं, लोकल ट्रेडिशंस को इन्फ्लुएंस करते हुए और उनसे इन्फ्लुएंस होते हुए। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सोचे, कितना ब्यूटीफुल ब्लेंड है। हाँ, वो फ्यूजन वाला आइडिया तो कमाल का है। जैसे मुगल आर्ट, जिसमें पर्शियन और इस्लामिक रूट्स थे, वो इंडियन स्टाइल्स के साथ ब्लेंड हुआ
और फिर राजपूत पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया। ये प्लूरलिज्म है जो कुछ नया बना रहा है। प्रिसाइजली। चलिए थोड़ा रुक कर सोचते हैं। 1. अपने शब्दों में बताइए डिफरेंस को टॉलरेट करने और उसे सेलिब्रेट करने प्लूरलिज्म में मेन अंतर क्या है? बताओ सिंपल वर्ड्स में। थिंक। 2. क्या कोई स्पेसिफिक डिश या म्यूजिक स्टाइल का नाम बता सकते हैं जो इंडिया में इस ब्लेंडिंग इस प्लूरलिज्म टू परफेक्टली दिखाता हो? सोचो। थिंक। 3. एक्टिव प्लूरलिज्म को मेंटेन करने में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं? थिंक। इन शॉर्ट, प्लूरलिज्म सिर्फ टॉलरेंस से आगे है। ये डाइवर्सिटी को एक्टिवली वैल्यू और सेलिब्रेट करने के बारे में है, जिससे स्ट्रेंथ और यूनिटी बढ़ती है। 3. एसिमिलेशन, आत्मसातकरण। और तीसरा एलिमेंट असिमिलेशन। इसका क्या सीन है? क्या इसका मतलब है सब एक जैसे बन जाना? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जरूरी नहीं। जनरली एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जहां डिफरेंट एथनिक या कल्चरल ग्रुप्स डोमिनेंट कल्चर में घुल मिल जाते हैं। लेकिन इंडिया में इसे अक्सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नजरिए से देखा जाता है। अच्छा, ये एक मेल्टिंग पॉट बनकर डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स खो देने जैसा काम और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलकर इंडियन कल्चर नाम की एक यूनिक डिश बनाने जैसा ज्यादा है। हाँ, तो ये डिफरेंसेस के बावजूद कॉमन थ्रेड्स ढूंढने के बारे में। एग्जैक्टली। ये एक शेयर्ड सेंस ऑफ इंडियननेस डेवलप करने के बारे में है जो रीजनल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज के साथ कोएग्जिस्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, एक इंडियन मुस्लिम या क्रिश्चियन शायद एक इंडियन हिंदू पड़ोसी के साथ ज्यादा कल्चरल न्यूआंसेस, फूड हैबिट्स या सोशल कस्टम्स शेयर करता हो बजाय दुनिया के किसी और कोने के को रिलीजनिस्ट के। एक शेयर्ड कल्चरल सिंटैक्स है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और जैसे सूफी संतों के प्रति क्रॉस रिलीजियस रिस्पेक्ट होता है, क्या वो इसमें आता है? एब्सोल्युटली। वो एक कल्चरल असिमिलेशन दिखाता है जहां कुछ स्पिरिचुअल या एथिकल वैल्यूज कम्युनिटी बाउंड्रीज के पार परमिएट हो गई हैं, एक शेयर्ड हेरिटेज बनाते हुए। समझ गया। ओके, कुछ सवाल। 1. क्या असिमिलेशन का मतलब जरूरी तौर पर अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का कुछ हिस्सा खो देना है, या फिर आइडेंटिटीज इवॉल्व होकर नए एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं? क्या लगता है? थिंक। 2. लैंग्वेज जैसे हिंदी या इंग्लिश का वाइड स्प्रेड यूज रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंडिया में असिमिलेशन के प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है? थिंक। 3. क्या असिमिलेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, या कभी-कभी ये स्मॉलर कल्चर्स के मार्जिनलाइजेशन का कारण बन सकता है? क्या कोई डाउनसाइड है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया में असिमिलेशन ज्यादातर डाइवर्स कल्चर्स के घुलने मिलने और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस के बारे में है, जिससे एक कंपोजिट इंडियन कल्चर बनती है जो डिफरेंसेस मिटाने के बजाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत करती है। तो इस पहले सवाल को 22 रुपए वाले को रैप अप करें तो इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक इन 3 धागों से बुना हुआ लगता है। टॉलरेंस बेसिक एक्सेप्टेंस देता है, प्लूरलिज्म डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, और एसिमिलेशन इन डिफरेंसेस के बीच एक शेयर्ड आइडेंटिटी बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही समराइज किया। ये तीनों सच में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इंडिया के यूनिक मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म को समझने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो हमने पिलर्स देख लिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ये हमें 2019 के क्वेश्चन पर लाता है। हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन: व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म? यूपीएससी CSE 2019 ब्रॉड माइक्रो थीम सेक्युलरिज्म। ऑलराइट, अगला सवाल 2019 से हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस को सेक्युलरिज्म के नाम पर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? फ्रेजिंग इंटरेस्टिंग है। यस, ये एक टेंशन को हाईलाइट करता है। जैसा हमने देखा, इंडियन सेक्युलरिज्म स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या इक्वल रिस्पेक्ट के बारे में है। लेकिन कभी-कभी सेक्युलरिज्म का एप्लीकेशन या इंटरप्रिटेशन पुरानी कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ फ्रिक्शन पैदा करता है। कैसे? किस तरह के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं हम? कई तरह के। पहला है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। कुछ लोग गलती से सेक्युलरिज्म को एंटी रिलीजियस या ट्रेडिशन को पूरी तरह रिजेक्ट करना मान लेते हैं। अच्छा, इससे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, खासकर जिनका रिलीजियस रूट है, उन्हें बैकवर्ड या अनमॉडर्न समझा जाता है और कम्युनिटीज पर उन्हें छोड़ने का प्रेशर बनता है। तो सेक्युलरिज्म का एंटी रिलीजन जैसा देखा जाना एक बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली। ये परसेप्शन फेथ या कल्चर के विजिबल एक्सप्रेशंस को डिस्करेज कर सकता है, जैसे स्पेसिफिक कपड़े, सैफरन रोब्स, स्कल कैप्स, पब्लिक रिचुअल्स या ट्रेडिशनल ग्रीटिंग्स। फ्लॉड आइडिया ये बन जाता है कि सिर्फ वही लोग सेक्युलर हैं जो अपने कल्चरल मार्कर्स छोड़ देते हैं। इससे कल्चरल प्रैक्टिसेस धीरे-धीरे समय के साथ कमजोर हो सकती हैं। और डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में क्या? वो भी एक बड़ा चैलेंज है। कभी-कभी पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी जैसे सेक्युलर प्रिंसिपल्स का हवाला देकर एक्शंस लिए जाते हैं जिनसे रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में दिवाली पर पटाखों पर बैन की डिबेट्स, जल्लीकट्टू ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट पर कंट्रोवर्सीज, या स्पेसिफिक फेस्टिवल्स या डाइटरी कस्टम्स के लिए एनिमल स्लॉटर पर रिस्ट्रिक्शंस शामिल हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस जस्टिफाइड हैं या एक्सेसिव, इस पर अक्सर गर्मा-गर्म बहस होती है। कुछ लोग इसे रिलीजियस फ्रीडम पर हमला मानते हैं। और इक्वालिटी जैसे दूसरे प्रिंसिपल्स के साथ क्लैश, जैसे राइट टू इक्वालिटी। यस, ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है।
सेक्युलरिज्म को अक्सर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 के साथ इन्वोक किया जाता है ताकि रिलीजियस पर्सनल लॉज या प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म लाया जा सके जिन्हें डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है, खासकर महिलाओं के प्रति। हाँ, की एग्जाम्पल्स हैं सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करना या सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर रूलिंग देना। हालांकि इनका मकसद कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी को अपहोल्ड करना होता है। ये इंटरवेंशंस लाजमी तौर पर ट्रेडिशनल रिलीजियस कस्टम्स को चैलेंज करते हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की डिबेट से जुड़ता है ना? एग्जैक्टली इंडिया में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस गवर्न करने वाले। यूसीसी के लिए जो पुश है अक्सर सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी के नाम पर, वो आर्ग्यू करता है कि सभी सिटीजन्स के लिए एक कानून होना चाहिए। एक मेजर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि यूसीसी शायद इंडिया की डाइवर्स कल्चरल प्रैक्टिसेस को फ्लैटन कर सकता है जो इन पर्सनल लॉज से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो ये पोटेंशियल डिस्क्रिमिनेशन वाया यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है। आखिर में क्या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का भी रिस्क है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट का पॉलिटिक्स में गलत इस्तेमाल हो सकता है। पार्टी सिलेक्टिवली कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को टारगेट या प्रमोट कर सकती हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटी से जुड़ी हों ताकि वोट बैंक्स कंसोलिडेट किए जा सकें। इससे प्रिंसिपल को जेन्युइन सेक्युलर गवर्नेंस के बजाय पॉलिटिकल गेन के लिए डिस्टॉर्ट किया जाता है। ओके, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है। चलिए रिफ्लेक्ट करते हैं। 1. क्या सेक्युलर प्रिंसिपल्स और रिलीजियस फ्रीडम हमेशा शांति से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं या डाइवर्स सोसाइटी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है? थोड़ा सोच लो, थिंक। 2. सोसाइटी जरूरी रिफॉर्म्स जैसे जेंडर इक्वालिटी और कल्चरल रिलीजियस ऑटोनॉमी का सम्मान करने के बीच बैलेंस कैसे ढूंढ सकती है? कहां लाइन ड्रॉ की जाए? थिंक। 3. आपको क्यों लगता है कि सेक्युलरिज्म एज एंटी रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन इतनी कॉमन है? इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्या चीज फ्यूल करती है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया में कल्चरल प्रैक्टिसेस को सेक्युलरिज्म के झंडे तले चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। मिस इंटरप्रिटेशंस, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शंस, इक्वालिटी प्रिंसिपल्स से कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू रिफॉर्म प्रेशर्स जैसे यूसीसी डिबेट्स और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के कारण। तो आगे का रास्ता क्या है? ये तो एक टाइट रोप वॉक जैसा लगता है। तो इंडिया को अपनी वाइब्रेंट डाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। कुछ चैलेंजेस जेन्युइन सोसाइटल एवोल्यूशन और कल्चर्स के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने की जरूरत से आते हैं। दूसरे सेक्युलरिज्म की गलत समझ से पैदा होते हैं। की है डायलॉग, कम्युनिटी लीडर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट और गवर्नमेंट के बीच कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन, ताकि ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकें जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कल्चरल राइट्स दोनों को अपहोल्ड करें। मेक्स सेंस। डायलॉग इज की। ओके, हमने चैलेंजेस देख लिए। अब हम देखते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म फंडामेंटली वेस्टर्न मॉडल से अलग कैसे है। ये हमें 2018 के क्वेश्चन पर ले जाता है। हाँ जी। क्वेश्चन: हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म? डिस्कस। यूपीएससी सीएसई 2018 ब्रॉड माइक्रो थीम सेक्युलरिज्म। राइट। 2018 का क्वेश्चन सीधा कंपैरिजन मांगता है, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। हमने बिट्स एंड पीसेस टच किए हैं, पर चलिए की डिफरेंसेस को कंसोलिडेट करते हैं। श्योर। पहले याद रखें, सेक्युलर शब्द प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया, लेकिन रिलीजियस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का कॉन्सेप्ट हमेशा से मौजूद था। अब वेस्ट से कंपेयर करें तो पहला मेजर डिफरेंस है लेवल ऑफ सेपरेशन। वेस्टर्न मॉडल्स, स्पेशली यूएस वाला, अक्सर स्टेट और रिलीजन के बीच वॉल ऑफ सेपरेशन पर जोर देते हैं, कंप्लीट डिटैचमेंट। और इंडिया में हमने बात की थी प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस की। करेक्ट। इंडिया का एम स्ट्रिक्ट वॉल बनाना नहीं है। स्टेट सेपरेट है पर पूरी तरह डिटैच्ड नहीं। ये प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करता है, मतलब ये सभी धर्मों के साथ इक्वली एंगेज कर सकता है, ना किसी एक को फेवर करता है, ना किसी के प्रति हॉस्टाइल है। तो कोई रिजिड वॉल नहीं, बल्कि सबसे बराबर का रिश्ता या बराबर की दूरी रखना। डिफरेंस नंबर 2, लेवल ऑफ एंगेजमेंट। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब जनरली ये होता है कि स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एड नहीं देता। ये एक हैंड्स ऑफ अप्रोच है। लेकिन इंडिया में स्टेट एक्टिवली एंगेज कर सकता है, राइट? यस, यही पॉजिटिव एंगेजमेंट का आइडिया है। इंडियन स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल एड दे सकता है, आर्टिकल 30। हार्मफुल या डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाने वाली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिफॉर्म करने के लिए इंटरवीन कर सकता है, जैसे सती या अनटचेबिलिटी बैन करना, और रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट भी कर सकता है, जैसे हज पिलग्रिमेज सब्सिडाइज करना या श्राइन्स मैनेज करना। कभी कभी स्टेट अपने फंक्शनिंग में वेरियस रिलीजन से पॉजिटिव एथिकल वैल्यूज भी लेता है। दैट्स अ मैसिव डिफरेंस। और क्या? कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी। कई वेस्टर्न नेशंस में हिस्टोरिकली एक सिंगल डोमिनेंट रिलीजन रहा है। उनके सेक्युलर मॉडल्स उस कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व हुए, उस चर्च को स्टेट से सेपरेट करने पर फोकस करते हुए। इंडिया हाउएवर शुरू से ही इनहेरेंटली मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल है, इसलिए सिंपल सेपरेशन वाला वेस्टर्न मॉडल काम नहीं करता। इंडियन सेक्युलरिज्म डीप डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक्टिवली वेरियस कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के फ्लरिशिंग को प्रमोट करता है। मेक सेंस। ये सबके लिए काम करना चाहिए। कोई और की डिफरेंस? यस,
स्कोप ऑफ कंसर्न। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म डिबेट्स अक्सर प्राइमरीली इंटर रिलीजियस इश्यूज पर फोकस करती हैं, ये इंश्योर करना कि स्टेट डिफरेंट फेथ्स के बीच न्यूट्रल रहे या फेथ और नॉन फेथ के बीच। और इंडिया में स्कोप ब्रॉडर है। मच ब्रॉडर। इंडियन सेक्युलरिज्म इंटर रिलीजियस हार्मनी, डिफरेंट रिलीजन्स के बीच शांति, और इंट्रा रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजन के अंदर के इश्यूज टैकल करना, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों को एड्रेस करता है। सोचिए विडो रीमैरिज प्रमोट करने वाले लॉज या रीसेंट ट्रिपल तलाक जजमेंट, ये स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर रिफॉर्म्स हैं जो स्टेट ने किए हैं। गॉट इट। तो 4 की डिफरेंसेस: सेपरेशन लेवल, वॉल वर्सेस प्रिंसिपल डिस्टेंस; एंगेजमेंट लेवल, hands off versus positive engagement; diversity context, single dominant versus deep diversity; और scope, interreligious versus inter and intra-religious। ओके, सोचने का टाइम। पहला, ये जो इंडियन स्टेट का पॉजिटिव एंगेजमेंट है, क्या ये कभी फेवरेटिज्म या इंटरफेरेंस के एक्यूजेशंस की वजह बन सकता है? रिस्क क्या है? थिंक। 2, स्ट्रिक्ट वेस्टर्न वॉल ऑफ सेपरेशन मॉडल इंडिया की रियलिटी के लिए अनसूटेबल क्यों माना जाता है? इसे सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताओ अपने वर्ड्स में। थिंक। 3, क्या कोई स्टेट सच में सेक्युलर हो सकता है अगर वो रिलीजन के साथ एक्टिवली एंगेज करे, भले ही पॉजिटिवली? क्या इससे लाइंस ब्लर नहीं होती? क्या लगता है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से कॉन्ट्रास्ट करता है by allowing principal distance instead of a strict wall, permitting positive engagement and aid, being designed for deep diversity and addressing both inter-religious and intra-religious issues. तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि इंडियन सेक्युलरिज्म एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, शायद ज्यादा एम्बिशियस कॉन्सेप्ट है। कहा जा सकता है ये मल्टीपल वैल्यूज को बैलेंस करने की कोशिश करता है। रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और नेशनल यूनिटी, सब कुछ एक डीपली डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में। इसका एग्जिस्टेंस और फंक्शनिंग चैलेंजेस के बावजूद अक्सर इसकी यूनिक सूटेबिलिटी फॉर इंडिया का टेस्टमेंट माना जाता है। फैसिनेटिंग स्टफ। हमने इंडियन और वेस्टर्न मॉडल का डिफरेंस समझा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों जगहों पर सेक्युलरिज्म पर होने वाली डिबेट्स कैसे डिफरेंट है। ये 2014 का क्वेश्चन है, क्लोजली लिंक्ड, पर आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करता है। जी बिल्कुल। हाउ डू द इंडिया डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम द डिबेट्स इन द वेस्ट? यूपीएससी सीएसई 2014 ब्रॉड माइक्रो थीम सेक्युलरिज्म। राइट, आज का आखिरी सवाल 2014 से ये पूछता है कि सेक्युलरिज्म के बारे में डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स इंडिया और वेस्ट के बीच कैसे डिफर करते हैं। तो बात सिर्फ मॉडल्स के डिफरेंट होने की नहीं है, बल्कि लोग उन मॉडल्स के बारे में क्या आर्ग्यू करते हैं वो भी डिफरेंट है। प्रिसाइजली। जो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन है, पब्लिक और एकेडमिक डिस्कशन का जो फोकस है, वो सिग्निफिकेंटली वेरी करता है। चलिए डिबेट्स में इन डिफरेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट, बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म पर ही डिबेट अलग तरह से होती है। वेस्ट में डिबेट्स अक्सर चर्च और स्टेट के बीच सेपरेशन को मेंटेन करने या रीइंफोर्स करने के इर्द गिर्द घूमती हैं। वॉल कितनी ऊंची होनी चाहिए, क्या पब्लिक स्पेसेस में रिलीजियस सिंबल्स अलाउड होने चाहिए, ये अक्सर रिलीजन को स्टेट के स्फीयर से बाहर रखने के बारे में होता है। और इंडिया में डिबेट किस पे होती है? सेपरेशन पर या एंगेजमेंट पर? ये रिलेशनशिप के नेचर के बारे में ज्यादा है। क्या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस सही अप्रोच है? कितना डिस्टेंस प्रिंसिपल्ड है? क्या स्टेट को पूरी तरह इक्विडिस्टेंट रहना चाहिए या सोशल जस्टिस के लिए ज्यादा एक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए? डिबेट सिर्फ इस पर नहीं है कि स्टेट को एंगेज करना चाहिए या नहीं, बल्कि कैसे और कितना। कंप्लीट सेपरेशन, वेस्ट जैसा वर्सेस प्रिंसिपल्ड एंगेजमेंट का आइडिया इंडियन डिबेट्स में एक कोर टेंशन है। ओके, तो एंगेजमेंट का नेचर डिबेट होता है, और क्या? फोकस ऑन पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। वेस्टर्न डिबेट्स अक्सर सेक्युलरिज्म को नेगेटिव लिबर्टी के टर्म्स में फ्रेम करती हैं। स्टेट इंटरफेरेंस से फ्रीडम इन रिलीजन। एंड इंडिया? इंडियन डिबेट्स पॉजिटिव लिबर्टी एस्पेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करती हैं। क्या स्टेट को एक्टिवली माइनॉरिटी राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए? क्या उसे रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए इंटरवीन करना चाहिए? राइट। डिबेट में स्टेट इंटरवेंशन के पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स भी शामिल हैं, रिफॉर्म और इक्वालिटी के लिए, सिर्फ इंटरवेंशन के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं। पॉजिटिव एड, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फंड करना या पिलग्रिमेजेस सपोर्ट करना, की लेजिटिमेसी और लिमिट्स यहाँ कॉन्स्टेंटली डिबेट होती हैं। ये डाइवर्सिटी वाले पॉइंट से भी जुड़ता है, राइट? एब्सोल्युटली। डिबेट्स में डाइवर्सिटी फोकस बहुत बड़ा है। वेस्टर्न डिबेट्स माइनॉरिटी राइट्स को टच कर सकती हैं, लेकिन अक्सर सेंट्रल एक्सिस स्टेट वर्सेस हिस्टोरिकली डोमिनेंट चर्च होता है। इंडिया में डिबेट इनहेरेंटली मल्टीपोलर है। आप न्यूमरस रिलीजियस माइनॉरिटीज के राइट्स और सेंसिटिविटीज को मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ कैसे बैलेंस करते हैं? आप ग्रुप्स के बीच हार्मनी कैसे इंश्योर करते हैं? ये क्वेश्चंस इंडियन सेक्युलरिज्म डिबेट्स के लिए सेंट्रल है, उस तरह से जैसे वेस्ट में अक्सर नहीं होते। और इंट्रा वर्सेस इंट्रा रिलीजियस फोकस जो हमने पहले डिस्कस किया, वो भी डिबेट्स को अफेक्ट करता है। यस, स्कोप ऑफ डिबेट। जबकि वेस्टर्न डिबेट्स सर्टेनली इंटर रिलीजियस टॉलरेंस और स्टेट न्यूट्रलिटी को कवर करती हैं, इंडियन डिबेट्स लगभग उतना ही या कभी-कभी ज्यादा वेट इंट्रा रिलीजियस इश्यूज को देती हैं। हिंदुइज्म के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जेंडर जस्टिस, सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट में रिफॉर्म्स एटसेट्रा पर डिबेट्स चलती रहती हैं। स्टेट का रोल या उसका अभाव रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर इन इक्वालिटीज एड्रेस करने में यहाँ डिबेट का एक मेजर रिकरेंट। 1. क्या आप प्रिंसिपल डिस्टेंस का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं?
जो इंडिया में डिबेट होने वाली रियल लाइफ सिचुएशन में कैसा दिख सकता है? थिंक। 2. इंडिया में सेक्युलरिज्म पर डिबेट्स अक्सर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स या हीटेड क्यों लगती हैं? कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? थोड़ा सोच लो। थिंक। 3. क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में डिबेट्स अब इंडियन डिबेट्स जैसी ज्यादा होने लगी हैं, जैसे जैसे उनकी सोसाइटी ज्यादा डाइवर्स हो रही है? क्या उनकी डिबेट का नेचर बदल रहा है? क्या लगता है? थिंक। इन शॉर्ट, इंडिया में सेक्युलरिज्म पर डिबेट्स वेस्ट से डिफर करती हैं ड्यू टू देयर फोकस ऑन प्रिंसिपल डिस्टेंस वर्सेस स्ट्रिक्ट सेपरेशन, द आर्ग्यूमेंट्स अराउंड पॉजिटिव स्टेट एंगेजमेंट एंड रिफॉर्म, the central challenge of managing deep multi-religious diversity, and the significant attention given to intra-religious issues alongside inter-religious ones. तो यहाँ फाइनल थॉट ये है कि इंडियन डिबेट अपने यूनिक कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करती है। ये ज्यादा मेसी है शायद, पर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी से जूझ भी रही है। Exactly. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को अक्सर नेगेटिव सेक्युलरिज्म, सेपरेशन पर फोकस्ड कहा जाता है, जबकि इंडियन वाला ज्यादा पॉजिटिव, एक्टिव अकोमोडेशन और रिफॉर्म पर फोकस्ड है। डिबेट्स इसी को मिरर करती हैं। इंडियन डिस्कोर्स स्टेट, रिलीजन, कम्युनिटी और इंडिविजुअल राइट्स के बीच रिलेशनशिप को कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट कर रहा है, एक ऐसे तरीके से जो काफी डिस्टिंक्ट है। वाओ, ये सेक्युलरिज्म की न्यूआंसेस खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी लंबा सफर था। हमने 4 इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया। चलिए जल्दी से मेन टेकअवेज रिकैप करते हैं। जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन 2022, हमने देखा कि टॉलरेंस, डिफरेंस एक्सेप्ट करना, प्लूरलिज्म, डिफरेंस सेलिब्रेट करना और असिमिलेशन, डिफरेंस के बीच शेयर्ड आइडेंटिटी बनाना, वाकई इंडिया के यूनिक सर्वधर्म संभाव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म के क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन 2019, हमने सीखा कि कल्चरल प्रैक्टिसेस को सेक्युलरिज्म के नाम पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशंस, जैसे इसे एंटी रिलीजन देखना, रिस्ट्रिक्शंस, इक्वालिटी प्रिंसिपल से क्लैशेस लीडिंग टू रिफॉर्म डिमांड्स लाइक यूसीसी और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। थर्ड क्वेश्चन 2018, हमने इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच की डिफरेंसेस पिन पॉइंट किए, लेवल ऑफ सेपरेशन, प्रिंसिपल डिस्टेंस वर्सेस वॉल, लेवल ऑफ एंगेजमेंट, पॉजिटिव वर्सेस हैंड्स ऑफ, हैंडलिंग डाइवर्सिटी, डीप वर्सेस हिस्टोरिकली मोनोलिथिक, और स्कोप इंटर एंड इंटर रिलीजियस वर्सेस मेनली इंटर रिलीजियस। फोर्थ क्वेश्चन 2014, हमने देखा कि इंडिया में डिबेट्स वेस्ट से डिफर करती हैं क्योंकि वे स्टेट एंगेजमेंट के नेचर, प्रिंसिपल डिस्टेंस, पॉजिटिव एड और रिफॉर्म के रोल, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी मैनेज करने और इंटर के साथ इंट्रा रिलीजियस कंसर्न्स को बैलेंस करने से ज्यादा जूझती हैं। ब्रिलियंट रिकैप। अब लिसनर की बारी है कुछ एक्टिव रिकॉल के लिए। रेडी? 1. सर्वधर्म संभाव को सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करो, अपने शब्दों में बताओ। 2. प्लूरलिज्म, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दो जो इंडिया में एक्शन में दिखता हो, सिर्फ टॉलरेंस नहीं। 3. सेक्युलरिज्म की एक मेजर मिस इंटरप्रिटेशन क्या है जो कल्चरल प्रैक्टिसेस को चैलेंज करती है। 4. इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच स्टेट रिलीजन रिलेशनशिप में कोड डिफरेंस क्या है? हिंट, वॉल वर्सेस। 5. स्ट्रिक्ट वेस्टर्न सेपरेशन मॉडल अक्सर इंडिया के लिए पुअर फिट क्यों माना जाता है, एक मेन रीजन बताओ। 4. इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच स्टेट रिलीजन रिलेशनशिप में कोड डिफरेंस क्या है? हिंट। 6. इंडियन सेक्युलरिज्म डिबेट्स वेस्टर्न डिबेट्स से ब्रॉडर हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करो क्यों। समझे? नाउ एक मोमेंट लीजिए, अपने वर्ड्स में बताओ आज इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में हुई इन सारी डिस्कशंस को कनेक्ट करने वाला सिंगल बिगेस्ट आइडिया या थीम क्या था, आपके लिए मेन टेकअवे क्या है। और ये रहा एक फन चैलेंज। रेडी? इंडियन और वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बीच का डिफरेंस किसी इमेजिनरी फ्रेंड या रियल वाले को सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। देखो क्या आप एसेंस कैप्चर कर पाते हो। गो फॉर इट। अगर आपको ये डिस्कशन हेल्पफुल लगी तो अपने नोट्स में की पॉइंट जरूर समराइज करिए। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो हम इस पर बेस्ड एक शॉर्ट क्विज या कुछ फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई करने में मदद करने के लिए। जस्ट लेट अस नो आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। इस डीप डाइव के लिए बस इतना।